निकट अपने अपार धन है तो चिंता मुक्त जीवन है। जीवन के चार पहियों का ये पैसा ही तो ईंधन है। पर जो व्यतीत हो केवल अर्जित करने में, भला किसके उपयोग का वो जीवन है। कहते हैं कि आप घर से बाहर कदम रखो और मीटर चालू हो जाता है। आज के इस आधुनिक और भौतिकवादी युग में पैसा जितना जरूरी हो गया है, उसे कमाना उतना ही मुश्किल, और उससे ज्यादा मुश्किल है उस पैसे का संचालन। जब आमदनी अच्छी हो तो सारे पैसे खर्च ना करके उसे भविष्य के लिए बचा के रखना या समझदारी से उसका निवेश करना सबके बस की बात नहीं। और हम चर्चा कर रहे हैं योर मनी और योर लाइफ इस किताब की, जिसे लिखा है अमेरिका के बेहद सफल वॉल स्ट्रीट ट्रेडर जो डोमिंगेज ने, और साथ में उनका हाथ बटाया है उनकी छात्रा विकी रॉबिन ने। किताब में पैसों के संचालन के बारे में बताए गए सिद्धांत जो डोमिंगेज के हैं और उनका वास्तविकरण किया है विकी रॉबिन ने। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस किताब में आपके लिए क्या है, तो अपने आप से कुछ सवाल कीजिए, जैसे कि क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? क्या आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं? अपने काम या रोजगार से घर लौटकर क्या आप प्रफुल्लित होते हैं? जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उसके लिए क्या आपके पास वक्त है? कल को अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या आप उसे एक मौके की तरह देख पाएंगे? समाज की तरफ आपके योगदान से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपके पास जितना पैसा है उससे आप चिंता मुक्त हैं? बिना किसी आय के अगले 6 महीनों तक आपका खर्च चल सके, इतनी बचत है आपके पास? क्या आपके जीवन, आपके खर्च, आपके रिश्ते, आपके मूल्य, इन सब में आप सामंजस्य बिठा पाए हैं? इन सभी सवालों में से अगर किसी एक का भी जवाब ना है तो इस किताब की आपको सख्त जरूरत है। अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि ये किताब कैसे बनी। 1969 में 31 साल की उम्र में जो डोमिंगेज ने नौकरी छोड़ दी। उस वक्त वो वॉल स्ट्रीट में टेक्निकल एनालिस्ट और निवेश सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उनका काम होता था हफ्ते दर हफ्ते अपनी समीक्षा की रिपोर्ट प्रकाशित करना, जिसको वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञ पढ़कर आगे की रणनीति बनाए। जो ने तय कर लिया था कि वो जल्दी से जल्दी नौकरी छोड़कर पैसे को पैसा बनाने के काम पर लगाकर खुद अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं पर ध्यान देंगे। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे आप अपनी सूझबूझ और मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर अपने लिए पर्याप्त धन का इंतजाम कर सकें और साथ ही साथ एक सुखी समृद्ध जीवन भी बिता सकें। लगभग 20 साल तक वो पूरे देश भर में इस प्रोग्राम पर आधारित सेमिनार करते रहे। किताब की सह लेखिका विकी रॉबिन उनके प्रोग्राम की शुरुआती छात्रा थी। उन्होंने जब देखा कि जो के प्रोग्राम से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, तो वर्षों के अनुभव को उन्होंने किताब में प्रकाशित करने का सोचा, और इस तरह 1992 में पहली बार ये किताब प्रकाशित हुई। तब से लेकर 2008 तक इस किताब में समय समय पर हालात के मुताबिक तब्दीलियां आती रही हैं। हमारा ये आधुनिक जीवन अत्यधिक भौतिकवादी तो हो ही गया है, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता केंद्रित हो गई है। उपभोक्ता, जिन्हें हम अंग्रेजी में कंज्यूमर्स भी कहते हैं। अब कंज्यूमर शब्द आया है कंज्यूम से, और शब्दावली में कंज्यूम का अर्थ होता है किसी वस्तु को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, गंवा देना या इस्तेमाल करना। और इसीलिए अगर आप देखें तो हम आए दिन सुनते हैं कि धरती के प्राकृतिक द्रव्य खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। हमारा आज का ये भौतिक और आधुनिक जीवन कर्ज पर निर्भर है। वो कर्ज चाहे घर के लिए लिया गया हो, गाड़ी के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड का ऋण हो, हम मूलतः किसी और के पैसों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका के ये चौंका देने वाले आंकड़े आपको बताएंगे कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। औसतन अमेरिका के हर नागरिक पर महीने के $3000 का क्रेडिट कार्ड का कर्ज, $8000 के घर खर्च का कर्ज और $5000 के घर और वाहन का कर्ज है। कुल मिलाकर अमेरिका के नागरिकों पर $9 लाख करोड़ का कर्ज है। ये आंकड़े 2008 के हैं और हर रोज $185 करोड़ की गति से बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ अमेरिका के हैं। सोचिए पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। अर्थव्यवस्था और वित्तीय नीति सुनने समझने में बेहद मुश्किल और पेचीदा लग सकती है, पर गनीमत की बात यह है कि अपने जीवन में पैसों के सुसंचालन के लिए हमें इकोनॉमिक्स में पीएचडी की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो बस ये देखने की कि कहाँ फिजूल खर्च हो रहा है और उसे कैसे रोका जाए। अपनी जरूरतों को जीवन के उद्देश्यों के अनुसार रखें।
न कि दिखावे की जिंदगी के अनुसार। आगे आने वाले भागों में हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्ज कीजिए कि आप एक चिड़ियाघर के सामने खड़े हैं और वहीं चिड़ियाघर के अंदर का नक्शा दिया हुआ है। आप उस नक्शे के मुताबिक चिड़ियाघर घूमने निकल जाते हैं, पर अंदर जाकर पाते हैं कि जहां बाघ होना चाहिए था वहां कचरे का ढेर है और जहां पक्षी होने चाहिए थे वहां तंबू गड़े हुए हैं। फिर आपको पता चलता है कि नक्शा पुराना है, चिड़ियाघर अब यहां से हट चुका है। आधुनिक समाज में औद्योगिकरण लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ और उस वक्त की परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर हमारा पैसे के साथ एक रिश्ता बना। पर आज तकनीकी तौर पर बेलगाम तरक्की के बाद भी पैसे के साथ हमारा रिश्ता ठीक उस चिड़ियाघर के नक्शे सा अप्रचलित हो गया है। तो क्या था पुराना नक्शा और क्या होना चाहिए नया नक्शा? देखिए, अगर सवाल पैसे और जिंदगी के बीच चुनने का हो, जो किसी ने आप पर बंदूक तानकर आपसे पूछा हो, तो शायद आप उसे अपने पैसे दे देंगे। कहा जाता है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी को पैसे से ज्यादा कीमती समझते हैं, या फिर नहीं। आइए सुनते हैं कुछ किस्से जो इस बात पर और रोशनी डाल सके। पेनी वाई एक सफल सेल्स वुमन थी जो हफ्ते के 70 घंटे निष्ठा और लगन से अपना काम करती, पर फिर भी उन्हें लग रहा था कुछ तो कमी है। उन्हें लगा ऐसा सिर्फ वो सोचती हैं, पर जब उन्होंने पॉल वॉचल द्वारा लिखित किताब द पॉवर्टी ऑफ अफ्लुएंस पढ़ी तो उन्हें पता लगा कि उनके जैसे कई और हैं जिन्हें लग रहा है कि वो जो भी हैं पर्याप्त नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि पेनी के पास किसी चीज का अभाव था। एक अच्छी तनख्वाह, रहने के लिए आरामदायक घर, सब था, पर फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी। पेनी कहती हैं, बस क्या इतनी सी जिंदगी है, काम करते करते जाओ, फिर एक दिन रिटायरमेंट ले लो और दुनिया से चल दो, और दुनिया से चलने से पहले कमाए हुए पैसे उड़ा दो और मरने तक बस किसी तरह समय काटो। संगीत प्रेमी कार्ल एम अपनी जिंदगी वॉशिंगटन के एक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में बिता रहे थे। वो तमाम उम्र जिंदगी के मायने ढूंढते रहे। उन्हें लगा कि अच्छी पत्नी, कोई खूबी, एक नौकरी, एक गाड़ी, एक घर और एक आंगन, इन सब से जिंदगी पूरी हो जाएगी। अपने संगीत प्रेम को छोड़ उन्होंने 8 घंटे की नौकरी कर जीवन बिताया और ये सब इकट्ठा किया। फिर भी अंदर से वो अपने आप को खाली और बंधा हुआ महसूस करते। डाइन जी थी तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेकिन अपने काम से जरा भी लगाव नहीं था। वो सिर्फ उतना ही काम करती कि बस उनकी नौकरी बची रहे। आधुनिक जीवन में सफलता के सारे मापदंड उनके पास थे, जैसे कि एक महंगी गाड़ी, एक आलीशान बंगला वगैरह वगैरह। वो अक्सर घूमने जाती और कई तरह के छोटे मोटे काम करती, पर वो अपनी नौकरी से ऊब गई थी और ये सारी उपलब्धियां मिलकर भी उस भावना से इनको बाहर नहीं निकाल पाती। थक हार कर उन्होंने बस हकीकत को स्वीकार कर लिया कि यही उनकी जिंदगी है। नौकरी में पिसते रहो और मन बहलाने के लिए गाड़ी, बंगला और घूमने फिरने से काम चलाओ। इन कहानियों में निचोड़ है लगभग दुनिया के हर नौकरी पेशा इंसान का। मध्यम वर्गीय लोग अपनी जिंदगियों में नौकरी की बेड़ियों में इस कदर जकड़ गए हैं कि ना तो कोई छुटकारा और ना ही नौकरी के बिना गुजारा। हमारा काम ही हमारा अस्तित्व बन गया है, पहचान बन गई है। हम ये नहीं कहते कि मैं एक इंजीनियर का काम करता हूँ, हम कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ। नौकरी कर पैसा कमाने को हम आजीविका कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं वी आर मेकिंग अ लिविंग। पर आज के युग में नौकरी की परेशानियों ने जिस तरह से हमारी जिंदगी से जिंदा दिली को अलग कर रखा है, उसे आजीविका नहीं बल्कि मृत्यु का आगमन कहना ज्यादा सही होगा, जिसे लेखक कहते हैं वी आर मेकिंग अ डाइंग नॉट लिविंग। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी जरूरतें बढ़ती ही जा रही हैं। हम जितना कमाते हैं कम है। हमसे विज्ञापन के माध्यम से कहा जाता है और हमारे दिमाग पर यह अंकित किया जाता है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा, यानी कि मोर इज बेटर। इसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम से बेचा जा रहा है और हम इसे खरीद रहे हैं। नतीजा ये है कि हम बस जमा किए जा रहे हैं, भले ही उसका इस्तेमाल हो ना हो, पर हम उपभोग कर रहे हैं। विज्ञापन, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और दिखावे के चक्कर में हम अपने पांव चादर से ज्यादा फैलाने में लगे हुए हैं। इस कारण हम कर्ज के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। पहले एक छोटा सा कर्ज लेते हैं, उसे चुकाने के लिए ज्यादा काम करते हैं। बहुत ज्यादा काम से परेशान होकर भौतिक चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं और बढ़े हुए खर्चों को संभालने के लिए फिर से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को चुकाने के लिए और भी ज्यादा काम करते हैं। और इस तरह ये चक्र चलता रहता है जिसमें हम धंसते चले जाते हैं, जैसे मानो कोई दलदल हो।
पिछले भाग में हमने बात की थी उपभोक्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था की, जिसमें लोग जितनी ज्यादा खरीद फरोख्त करें, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। अमेरिका में हर साल विज्ञापन पर 150 अरब से भी ज्यादा डॉलर्स खर्च होते हैं। इन विज्ञापनों का दोहरा उद्देश्य होता है आपको अपने वर्तमान जीवन में अपर्याप्त और असंतुष्ट महसूस कराना और ये जताना कि ज्यादा खरीदारी से आप भी अमीर दिख सकते हैं। बात यहीं तक सीमित होती तो भी स्थिति संभाली जा सकती थी, पर इस अधिकतम से अधिकतम खरीदारी के चक्कर में हम कुछ ऐसा छीन रहे हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगा, और वो है धरती का प्राकृतिक धन, वो द्रव्य जो हमें जीवन देते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी। इनमें फैलता प्रदूषण धरती को जहरीला बना रहा है। ये कर्ज हम आने वाली पुश्तों से उनसे बिना पूछे ले रहे हैं, जो कतई माफी के काबिल नहीं है। पूंजीपतियों ने सिर्फ आर्थिक फायदा देखा और अपने पैसे की ताकत से ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जहां हम पूर्णतया भौतिकवाद की चपेट में आ चुके हैं। हमसे बोला गया कि उपभोग करना और खरीदना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दूसरे से दिखावा और नकली प्रतिस्पर्धा के माया जाल में फंसकर हम अपनी लालसा की सजा धरती को और आने वाली पुश्तों को दे रहे हैं। जीवन को अकारण इतना व्यस्त बना दिया गया है कि इन सारे तथ्यों और पहलुओं पर चिंतन करने की न तो हमारी मंशा है और न ही हमारे पास समय। समाज का गठन ऐसा हो गया है कि इस तरह की बात करने वाले को अक्सर भीड़ से अलग समझा जाता है, पर इन सब पहलुओं पर विचार विमर्श और चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि नौकरी बदल सकती है, आजीविका बदल सकती है, गाड़ी, बंगला, जिंदगी सब कुछ बदल सकती है, पर धरती एक ही है। इस भाग की शुरुआत में हमने एक नक्शे की बात कही थी, तो दोस्तों यही था वो पुराना नक्शा जो अब हमें राह दिखाने की बजाय गुमराह कर रहा है। वक्त आ गया है नक्शे को बदलने का। तो क्या है वो नया नक्शा? इस पर हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। इस भाग में बस यहीं तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, और अगर ऐसा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। पिछले भाग में हमने चर्चा की पैसे के साथ हमारे रिश्ते के बारे में और उसे नए तरह से देखने की जरूरत पर। तो क्या है पैसे के साथ हमारा ये नया रिश्ता? क्यों हम विज्ञापन से इतने प्रभावित हो जाते हैं? क्यों बने हुए हैं हम अव्वल दर्जे के उपभोक्ता? जीवन की कई खुशियों में से हमने पैसे को ही क्यों चुना? मनोवैज्ञानिक पैसे को द लास्ट टैबू बुलाते हैं। उनका मानना है कि लोग अपने थेरेपिस्ट यानी अपने मानसिक विशेषज्ञ से अपने जीवन के निजी से निजी पहलू पर बात कर लेंगे, पर अपने सीए से बातें छुपाएंगे। हमारी जिंदगी पर पैसे की मात्रा से ज्यादा उस मात्रा से हमें क्या महसूस होता है उसका प्रभाव होता है। अक्सर हमने पैसे की वजह से शादियां टूटते हुए देखी हैं। आखिर क्यों? आइए इस पर आगे चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मानव आदत का प्राणी है। कोई आदत जब हमें निरंतर अभ्यास से लग जाती है तो आगे उस आदत का पालन हम अनायास ही करते हैं। कभी कभी विसंगत परिस्थितियों में भी। अक्सर इस तरह के व्यवहार से हमारी आदतें वास्तविकता से दूर हो जाती हैं और जाने अनजाने हमारे अंदर तनाव आ जाता है। अक्सर ये जानने के लिए कि बाजार में कौन सी नई वस्तु या नया उत्पाद आया है, हम विज्ञापन का सहारा लेते हैं। इसीलिए विज्ञापन का हम पर गहरा प्रभाव होता है। तभी तो इन विज्ञापनों के सहारे हमको प्रभावित कर पाना और हमसे जरूरत से ज्यादा सामान खरीदवाना आसान होता है। विज्ञापन के माध्यम से जो उपभोक्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था बनी है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, और इसीलिए हमारे अंदर भी बदलाव जरूरी है। उस बदलाव को हम ला सकते हैं पैसे के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाकर। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पैसे और हमारी संतुष्टि के बीच में क्या संबंध है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जरूरतें कम और सीधी साधी होती हैं। खाना पीना, कंबल गिलाफ इत्यादि से होश संभलने तक काम चल जाता है। होश संभलने के बाद खिलौनों से या टॉफी चॉकलेट से हमारा काम चल जाता है। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो एक साइकिल, और थोड़े और बड़े होने के बाद बाइक, और फिर गाड़ी, और फिर और बड़ी गाड़ी, फिर एक घर, फिर और बड़ा घर, फिर एक घर छुट्टियों के लिए, और इस तरह से ये सिलसिला चलते रहता है। हालांकि धीरे धीरे हमारी जरूरतें महंगी हो जाती हैं, उनको पाने से मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है और एक समय के बाद ना के बराबर होती है। लेकिन यहाँ इन सब के पीछे कुछ और अदृश्य सा हो रहा होता है, जिसका एहसास हमें बहुत बाद में होता है। जैसे जैसे हम महंगी महंगी जरूरतों को पूरा करते जाते हैं, उस कीमत का भुगतान उतना ही मुश्किल होता जाता है। उसमें धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी उलझ के रह जाती है। पर इन सब के बीच में कहीं एक कोने में आशा की एक किरण छुप कर बैठी है।
बचपन में हमें 1 रुपए की टॉफी से भी जो खुशी मिल जाया करती थी, वो अब करोड़ों के बंगलों में क्यों नहीं मिल पा रही? महंगी कालीन में वो खुशी क्यों नहीं है? हजारों की एसी से क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि बचपन में 1 रुपए की टॉफी हमारे लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे हम जिंदगी में जरूरतों को पूरा करते गए, कहीं एक ऐसा पल था जब हमारे पास जो था पर्याप्त था, लेकिन हम मोर इज बेटर यानी कि ज्यादा ही बेहतर है वाली मानसिकता से ग्रस्त थे। इसलिए उस पर्याप्त पर संतोष कर उसे भोगने की जगह हम करते हैं और ज्यादा खरीदारी। जिस दिन हमने पर्याप्त की सीमा रेखा को लांघकर जरूरत से ज्यादा भौतिक सामान अर्जित करना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारी खुशी, हमारी संतुष्टि का पतन शुरू हो गया। उसके बाद बस पैसे खर्च होते हैं और नए खर्चे को चुकाने का बोझ बढ़ता जाता है, खुशियां नहीं बढ़ती। तो क्या फिर पैसा गलत है? नहीं। आज के आधुनिक युग में पैसा एक बहुत ही वास्तविक आवश्यकता है, और बचपन में भी तो हम पैसे से ली गई टॉफी या फिर केक या खिलौनों से खुशी पा लेते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर हमारे पैसे और हमारी संतुष्टि का जो संबंध था उसकी दिशा पलट गई? ऐसा तब हुआ जब हमारे अंदर लालसा की भावना घर कर गई। हमने अपनी जरूरतों का मूल्यांकन करना जरूरी नहीं समझा। हम अपनी हर इच्छा, हर ख्वाहिश और कल्पना को अपनी जरूरत समझ बैठे। जरूरत से ज्यादा सामान अर्जित करने से हमें हर तरह की तकलीफ होती है। सबसे पहली तकलीफ होती है ये असंतुष्टि कि ज्यादा चाहिए, और फिर उस सामान का उपयोग ना कर पाने का अफसोस, उसे संभाल कर रखने के लिए अलग से समय निकालने की असुविधा, उसके लिए किए गए खर्च को अपने बजट में समाने का कष्ट। इन सारे कारणों से हमारी खुशी घट जाती है और हम समझ भी नहीं पाते कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके भी हम अपने लिए दुख, चिंता और तनाव खरीद रहे हैं। अब जब हमने इस जाल को समझ लिया है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? उसके लिए लेखक कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी की एक बैलेंस शीट बनानी होगी, एक बही खाता बनाना होगा। इसमें एक तरफ होगी आपकी अब तक की कुल आय, जिसे हम एसेट्स कहेंगे। वो आय आपने कैसे भी कमाई हो, छोटे मोटे काम कर, नौकरी की तनख्वाह से, व्यापार के जरिए, किसी परामर्श शुल्क से, कोई निवेश किया हो, जैसे भी किसी भी माध्यम से आपने जो भी कमाया हो उसे आंकना जरूरी है। उसकी दूसरी तरफ होगा आपका खर्च, जिसे हम लायबिलिटीज कहेंगे। इनमें होगा आप पर अब तक के सारे कर्ज और उनके भुगतान का ब्यौरा, जैसे कि घर, गाड़ी, पढ़ाई, शादी इत्यादि के लिए लिया गया कर्ज। उसके बाद जितनी भी भौतिक चीजें आपके पास हैं उनका मूल्यांकन, जो भी सामान आपने अपने जीवन काल में खरीदा है उसे इस्तेमाल किया है या नहीं, वो कहीं आपकी अलमारी या गैराज में कहीं तो पड़ा हुआ है, संग्रह किया हुआ है, सबकी कीमत जोड़कर बनेंगी आपकी लायबिलिटीज। पहले निकाले गए एसेट्स यानी संपत्ति में से आप अपनी लायबिलिटीज यानी कि देनदारियों को घटा दें और जो कीमत आएगी वो होगी आपकी नेटवर्थ। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस काम को करते हुए आपको भावुक नहीं होना है। एक निपुण मुंशी की तरह लेखा जोखा करके अपनी नेटवर्थ का पता लगाना है। आप जब ऐसा कर लेंगे तो आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी और आपके आर्थिक दर्जे को लेकर आपके बरसों के अनुमान टूटने वाले हैं और आपको तथ्यों पर आधारित एक साफ सुथरी तस्वीर दिखने वाली है। ऐसा पल हर एक के लिए आसान नहीं होता। आसान नहीं होता अपने जीवन के कड़वे सच का सामना कर पाना, पर अगर आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं तो ऐसा करना बेहद जरूरी है। एक महिला अपने घर में एक बाथटब लगवाना चाहती थी। उन्होंने इसी बीच इस बैलेंस शीट के बारे में सुना। सुनते ही उन्हें समझ आ गया कि उन्हें दरअसल इस बाथटब की जरूरत नहीं है। इससे उनका टब बनाने का खर्चा तो बचा ही, साथ ही साथ भविष्य का फिजूल खर्च भी बचा, जो उन्हें उस बाथटब को मेंटेन करने में खर्चना पड़ता। और तो और उस टब की जगह वो अपने कपड़े धोने वाली मशीन को रख सकती, और जिसके लिए अभी उन्हें निचले तल में एक कमरे में जाकर कपड़े धोने पड़ते थे। इससे उनकी सहूलियत भी बढ़ गई। एकाएक इस फैसले के बाद उन्हें एक राहत का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मानो कोई बोझ उनके कंधों से हट गया हो। इसी तरह जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाकर अपनी नेटवर्थ पता कर सच का सामना करेंगे तो आपको भी ऐसी ही राहत महसूस होगी। दोस्तों, ये थी तरकीब अपने पैसे से अपने रिश्ते को सुधारने की। इसके पालन के बाद आप अनुमान और अंदाजे की मायावी दुनिया से बाहर निकलकर तथ्यों पर आधारित यथार्थ की दुनिया में आ जाएंगे। इस भाग में यहीं तक।
अगले भाग में हम चर्चा करेंगे पैसे के चरित्र के बारे में। उम्मीद है आपको इस भाग में मजा आया होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अगर आप अपनी नेटवर्थ पता करने को तैयार हैं या आपने अगर कभी ऐसा किया हो। अगर आपके सामने सवाल ये आए कि आपका पैसा या आपकी जिंदगी, इन दोनों में से आप किसी एक को चुने तो आप किसे चुनेंगे? है ना मुश्किल सवाल। पैसे को चुन लें तो क्या जिंदगी की जिंदादिली को अलविदा कह रहे हैं? और जिंदगी को चुन तो लें पर बिना पैसे कटेगी कैसे? सोचिए अगर आपसे कोई कहे कि आप दोनों चुन सकते हैं, पैसा और जिंदगी, तो कैसा रहेगा? अपनी जिंदगी से तो आप भली भांति परिचित हैं, पर क्या आप पैसे से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि पैसा आखिर चीज क्या है? पिछले भाग में हमने जिस बैलेंस शीट की बात की थी, जेसन डब्ल्यू और नेड्रा डब्ल्यू ने वो काम कर लिए। जेसन 22 वर्षीय आदर्शवादी नौजवान है जिन्हें काफी समय से पैसे से एक किस्म का परहेज है। लंबे बाल रखना, किराए के एक ही कमरे में रहना, वो भी शहर से दूर, और मनोरंजन के नाम पर दर्शन पर विचार विमर्श करना, ये सब जेसन को पसंद है। फिर भी उन पर $7500 का कर्ज है। वहीं नेड्रा का हाथ ढीला है। जब वो जेसन से मिली और उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ तब नेड्रा 20,000 से अधिक के कर्ज में डूबी हुई थी। बाकी के शहरी उपभोक्ताओं की तरह नेड्रा भी जरूरत से ज्यादा सामान खरीदती और फिर कर्ज चुकाने के लिए ओवरटाइम काम करती। उनका मानना था कि कर्ज चुकाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है। विचारों के इस मतभेद से जेसन और नेड्रा का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब उन्होंने साथ रहना शुरू किया तो नेड्रा को काफी सामान गोदाम में रखवाना पड़ा, जिसका किराया अलग से लगता था। पर फिर भी नेड्रा अपनी संग्रह की आदत छोड़ने को राजी नहीं थी। उन्हें जेसन का भी तरीका कुछ खास पसंद नहीं था, जहां खर्च सिर्फ जरूरतों के अनुसार करना होता है। फिर उन्हें जो और विकी के सेमिनार के बारे में पता लगा। वहां जो की बातें सुनकर नेड्रा की तो आंखें ही खुल गईं। साथ ही साथ जेसन ने भी फैसला किया कि वो अपनी राय नेड्रा पर थोपेंगे नहीं, बल्कि उसे खुद अपनी सूझबूझ से फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेड्रा को यह समझ आया कि कर्ज लेकर दुनिया में दिखावा करना भविष्य के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। अगर वो हमेशा कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं, तो अपनी जिंदगी से वो कभी आजादी नहीं पा सकेंगी। उन्होंने अपनी संग्रह की भावना पर विचार करने का फैसला किया और अब दोनों ने शादी कर ली और अब उनका कुल कर्ज लगभग $30,000 का था। लेकिन फर्क ये था कि उन्हें अब इस बात का ज्ञान था और पैसे के साथ उनके रिश्ते में एक तब्दीली आई थी। पैसे को लेकर जेसन और नेड्रा के दृष्टिकोण थे तो अलग, पर दोनों ही गलत थे। नेड्रा साउथ कैलिफोर्निया में अपनी मां के साथ बड़ी हुई और उन्होंने अभाव की जिंदगी देखी। इसीलिए जब उन्होंने पैसे कमाने चालू किए तो वे खर्चीली हो गईं। क्रेडिट कार्ड बिल की न्यूनतम राशि का ही भुगतान करती और इससे उन पर कर्ज बढ़ता गया। वहीं जेसन पर अपने माता पिता के राजनीतिक विचारों का गहरा प्रभाव था। उनके लिए पैसा अर्जित करना पाप था, इसीलिए वो अपनी जरूरतों के लिए छोटे मोटे काम यहाँ वहां करते रहते, पर इसमें उनका बहुत समय चला जाता। क्या जेसन और नेड्रा को पैसे की समझ थी? क्या उन्हें पता था कि आखिर पैसा चीज क्या है, उसका चरित्र कैसा होता है? क्या आप जानते हैं कि पैसा क्या है या पैसे के चरित्र से आप वाकिफ हैं? शादी या अपने रिश्तों में जब आप दूसरे को ठीक से नहीं जानते तो जिंदगी में तनाव होता है। पैसे के साथ आपके रिश्ते का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पैसा चीज क्या है। पैसे को समझना है तो उसे 4 अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। इस दृष्टिकोण को आसानी से समझने के लिए फर्ज कीजिए एक 100 मंजिला इमारत है और आप उसके दरवाजे के पास नीचे सड़क पर खड़े हैं। वो 4 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला, इमारत के नीचे खड़े होकर सड़क की हलचल देखना। दूसरा, इमारत की 50वीं मंजिल पर जाकर वहां से नीचे का नजारा देखना। तीसरा, इमारत की जो 101वीं मंजिल है वहां से पूरे शहर का नजारा देखना। और चौथा, हेलीकॉप्टर में बैठकर वो शहर जिस क्षेत्र में है उसका मुआयना करना। तो आइए समझते हैं इस एक एक दृष्टिकोण को विस्तार से, जिसमें पहला है इमारत के नीचे खड़े होकर सड़क की हलचल देखना। यह हमारी आम जिंदगी का रोजमर्रा का दृष्टिकोण है जिससे हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं। इसके इस्तेमाल से चीजें खरीदते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी पहली आय पैसे का संचालन, निवेश, कर्ज लेना और चुकाना, ये सब इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं।
जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया तब नेड्रा को पता नहीं था कि पैसे का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे उनको जरूरत होती गई वो पैसे कमाती गई, साथ ही साथ कर्ज भी उठाती गई और उस कर्ज को चुकाने के लिए ज्यादा काम करती गई। वहीं जेसन को जिंदगी की छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी कोई काम करना पड़ता या किसी की मदद करनी पड़ती। उनके पास कभी पैसे नहीं रहते। एक तरफ जहां नेड्रा चादर से बाहर पांव फैला रही थी, वहीं जेसन ने अपने पास कोई चादर ही नहीं रखी थी। अब आते हैं दूसरे दृष्टिकोण पर, यानी इमारत की 50वीं मंजिल पर जाकर वहां से नीचे का नजारा देखना। यहाँ पर हम पैसे को लेकर अपने निजी विचार और भाव पर ध्यान देते हैं। क्या पैसे को लेकर आप में उतावलापन है या आप जरूरत से ज्यादा सतर्क हैं? क्या आप बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धक हैं? क्या आप दानवीर हैं या आप दिखावा करते हैं या फिर कंजूस हैं? क्या पैसे का संचालन आपने अपने जीवन साथी के भरोसे छोड़ा हुआ है? क्या आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं? क्या आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हैं या पैसे के संचालन को लेकर आलसी हैं? आपके जो भी निजी विचार हैं उन पर आपके परिवार, परिजन और परवरिश का क्या असर पड़ा है? पैसा आपके लिए किस चीज का प्रतीक है? क्या वो सुरक्षा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है या सामाजिक स्वीकृति या शैतान के रूप का? पैसे को लेकर उनके विचार जेसन और नेड्रा की अलग अलग परवरिश का नतीजा थे। नेड्रा सोचती थी कि जिंदगी में जितना हो कम है और इसीलिए और भी होना चाहिए। वो मोर इज बेटर की मानसिकता से ग्रस्त थी। वहीं जेसन के लिए पैसा शैतान बराबर था। इसीलिए जब उन्होंने शादी की तो उन दोनों की विविध विचारधाराओं का समावेश होना एक बड़ी चुनौती थी। अब आते हैं तीसरे दृष्टिकोण पर। इमारत की छत जो कि 101वीं मंजिल पर है, वहां से पूरे शहर का नजारा देखना। इस दृष्टिकोण में हम बात करेंगे कि पैसे को सांस्कृतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं। पैसे को आदान प्रदान के मूल्यांकन का एक माध्यम कहा जाता है। आपकी संस्कृति में पैसे का उपयोग किस तरह आया, इसका भी काफी असर होता है इस बात पर कि पैसा आपके लिए क्या है। वित्त की अवधारणा मानव समाज में कुछ 4000 वर्ष पुरानी है। आज भी घर के छोटे मोटे काम का कोई भुगतान नहीं होता, जैसे घर पर छोटी मोटी मरम्मत करना, बाग बगीचे की देखरेख करना, घर की सफाई वगैरह वगैरह। नहीं घर के खाने का होटल की तरह कोई बिल आता है। पुराने समय में एक पूरा कस्बा मिलकर खाता था, जो अब परिवार तक सीमित रह गया है। कहने का मतलब ये है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पैसा कैसे देखा गया है। समय समय पर अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। हम भी उस बात को सच मान लेते हैं, अपने आप को गरीब महसूस करने लगते हैं, भले ही हमें अपनी जिंदगी के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा चीजें मुहैया हों। हम ये नहीं जानते कि अर्थशास्त्रियों ने जो महंगाई का मूल्यांकन किया है उसका आधार क्या है। आज से 2 से 3 दशक पहले जो वस्तुएं सिर्फ ऐशो आराम के लिए अमीर लोग खरीदते थे, उन्हें अब अर्थशास्त्रियों ने आम जिंदगी की जरूरतें बताकर महंगाई को आंका है। पहले के मुकाबले आज लोगों के घर में बिजली के उपकरण बहुत ज्यादा हैं, घर पर गाड़ियां ज्यादा हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि इनमें से कितने की हमें जरूरत है और कितने की चाहत है। उनकी परिस्थितियां कितनी भी अलग क्यों ना हो, पर आखिरकार जेसन और नेड्रा थे तो मोर इज बेटर वाले अमेरिका के नागरिक ही। बस इस कथन को लेकर दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी, पर दोनों की ही प्रतिक्रिया में अपरिपक्वता थी। दोनों के पास विकल्पों की भारी कमी थी, जिससे उनका जीवन बहुत सीमित हो गया था। ये था उनकी पैसे की समझ पर उनकी परवरिश का असर। अब आते हैं चौथे दृष्टिकोण पर, यानी हेलीकॉप्टर में बैठकर वो शहर जिस क्षेत्र में आता है उसका मुआयना करना। ये आखिरी दृष्टिकोण आध्यात्मिक स्तर का है और इसीलिए हेलीकॉप्टर की उपमा से इसे समझाया गया है। जैसे आपको हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर जाने से पूरा इलाका साफ दिखाई देता है, वैसे ही इस दृष्टिकोण से पैसे के मायने आपको साफ दिखाई देते हैं। पैसा उस सौदे का मोल है जो आप अपनी जिंदगी देकर करते हैं। आपकी जिंदगी सीमित है, हम सबकी है। इस धरती पर मानव रूप में हमारा समय सीमित है। उस सीमित समय में से लगभग 1/4 हिस्सा हम पैसा कमाने में लगा देते हैं। मतलब पैसे के एवज में हमने अपनी जिंदगी का सौदा किया है। याद रखिए, पैसा कभी भी मुफ्त नहीं आता। उसके बदले आपको अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपने रिश्ते, इन सभी को कभी न कभी कहीं न कहीं देना पड़ता है।